तो हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें हम इससे पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, 3 क्लास में पढ़ चुके हैं। वहाँ 1830 की क्रांति पढ़ चुके हैं और 1848 तक के क्रांति, 1848 की क्रांति तक के पढ़ चुके। कहने का मतलब हम लोग जो है मेटरनिक युग के बारे में पढ़ चुके हैं इससे पिछले क्लास में। ठीक है ना। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है ना, इटली का एकीकरण। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इटली का एकीकरण पढ़ने वाला है जी। ठीक है ना, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इटली, आज हम क्या देखेंगे? इटली जो कि बहुत सारे राष्ट्र में विभक्त था, कि जो इटली एक देश था जो बहुत सारे राज्य छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, या फिर कह सकते हैं कि छोटे छोटे प्रांत में बटा हुआ था। उस इटली को कैसे मतलब कि एक करके एक बड़ा देश बनाया गया। कहने का मतलब इटली जो एक बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था, उस इटली को कैसे एकीकृत करके जोड़ करके कैसे एक बड़ा देश बनाया गया। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जब आजाद हुआ था अंग्रेजों की गुलामी से, तो भारत जो है कुल मिला के 552 रियासतों में बटा हुआ था। भारत जो है 552 रियासतों में बटा हुआ था। ठीक है, जिसको हमारे यहाँ आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया जैसे व्यक्ति ने मिल करके इस 552 रियासत को जोड़ करके एक भारतवर्ष का निर्माण किए थे, जिससे आज हम भारत या इंडिया कहते हैं। ठीक है ना। तो आज का जो भारत है या फिर इंडिया है, यह भारत और इंडिया जो है क्या है कि एक समय में ऐसे ही इटली के तरह, जो आज हम इटली के बारे में पढ़ने वाले हैं कि विभाजित इटली है, इसका एकीकरण किया जाएगा। हमारा देश भी अंग्रेजों की गुलामी से जब निकला था, तो हमारा देश भारत बहुत सारे भागों में, बहुत सारे राज्यों में, प्रांतों में विभक्त था, मतलब बटा हुआ था। ठीक है ना, जिससे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और पट्टाभी सीतारामैया जैसे बहुत सारे व्यक्तियों ने मिलकर क्या किए थे, इस भारत को जोड़ करके एक नवीन भारत और भारतवर्ष का निर्माण किए थे, जिसे आज हम इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं। ठीक है ना। वैसे ही आज हम इटली को पढ़ने वाले हैं कि इटली का एकीकरण कैसे किया। जैसे भारत के 552 रियासत को एकीकृत करके एक देश बनाया गया, जिसमें आज वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वैसे इस इटली में भी 250 से ऊपर प्रांत थे, राज्य थे, जिसको जोड़ करके, ठीक है ना, कुछ राज्यों में बांटा जाएगा और उस राज्य को मिला करके देश बनाया जाएगा, जो इटली होगा आगे चलकर। ठीक है ना। तो आज हम इटली का एकीकरण पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इटली का एकीकरण पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो क्या है इटली का एकीकरण? ठीक है, एक मिनट। तो क्या है इटली का एकीकरण? कह रहा है कि इटली क्या कह रहा है? इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था। इटली जो है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, जब 19वीं शताब्दी कहने का मतलब 1800 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच में 19वीं शताब्दी कहते हैं। ठीक है ना। 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी किसको कहते हैं? 1800 से 1900 ईस्वी के बीच के काल को 19वीं शताब्दी कहेंगे। तो 19वीं शताब्दी में के आरंभ में जो है इटली जो है एक भौगोलिक अभिव्यक्ति के रूप में था, मतलब मात्र एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में था। ठीक है ना। इससे ज्यादा उसका कोई अस्तित्व नहीं था। जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे, जहां पर क्या है कि बहुत सारे स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे, मतलब जिस पर क्या है किसी खास राजा गुलामी था। ठीक है, किसी खास व्यक्ति का क्या था ना, किसी खास राजा गुलामी नहीं, किसी खास राजा का शासन था। ठीक है, जहां पर किसी एक अलग अलग राज्यों में क्या है, अलग अलग व्यक्ति अपना एक स्वतंत्र शासन करता था। ठीक है ना। इस कारण वहां का अलगाव भी भावना थी, क्योंकि इसका वहां पर क्या अलगाव की भावना थी। अब क्या था कि इटली जो है बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ था, सभी राज्यों का अलग अलग राजा हुआ करता था। ठीक है ना। और सभी प्रांत थे, सभी प्रांतों का अलग अलग राजा हुआ करता था। तो सभी राजा जो थे एक दूसरे से उनकी भावनाएं अलग थी, एक दूसरे से उनका अलगाव की भावना था, एक दूसरे से वो घृणा करते थे और एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होते रहता था अपने क्षेत्र को लेकर। ठीक है ना। तो कह रहा है कि दोनों में क्या चीज था? अलगाव होता था, अलगाव रहता था उनमें। ठीक है। इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में क्या भौगोलिक समस्या के अलावे कई अन्य समस्याएं थी। कह रहा है कि इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में, जब इटली एक राष्ट्र नहीं था, कहने का मतलब वो विभिन्न राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है ना। तो उसको एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारी क्या है समस्याएं। जैसे इटली में
जैसे इटली में क्या समस्या था, इटली में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। क्या था, इटली में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का था हस्तक्षेप था। अब मान लेते हैं कि पहले से कोई राष्ट्र वहां पर कब्जा करके बैठा हुआ है, आप कहिए कि नहीं आप यहाँ चले जाइए, हम इस पूरे जगह को, पूरे राज्य को एकीकृत करके एक नया देश बनाना चाहते हैं, तो बताइए वो ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जो है उस क्षेत्र को कभी अपने मर्जी से या फिर कभी आराम से छोड़ के जाएगा? नहीं, वो आपसे युद्ध करेगा। अगर वो युद्ध में हार जाएगा ऑस्ट्रेलिया फ्रांस, तो वहीं उस क्षेत्र को जीत कर जाएगा। तो सबसे बड़ी बाधा कौन था? ऑस्ट्रेलिया फ्रांस जो था, जो क्षेत्र में पहले से हस्तक्षेप किए हुए था, मतलब उस क्षेत्र में अपना कब्जा किए हुए था, वो लोग क्या थे? सबसे बड़ा बाधा थे। अतः एकीकरण में इसका विरोध अवश्य क्या है? अवश्य संभावित था। अतः इसका एकीकरण में इसका विरोध अवश्य संभावित है। कहने का मतलब है, अतः जब इटली का एकीकरण किया जाता तो ऑस्ट्रेलिया फ्रांस जो है इसका विरोध जरूर करता। जब इटली का एकीकरण किया जाता तो ऑस्ट्रेलिया फ्रांस इसका विरोध जरूर करता। ठीक है। और क्या था, इधर राजधानी में रोम भी पोप के प्रभाव में थी। और क्या करा कि इटली की जो राजधानी था रोम, ठीक है ना, जो किसके प्रभाव में था, मतलब जिस पर किसका कब्जा था? पोप का कब्जा था। तो पहला काम तो ये हो गया इटली की बाधा में कि इटली और ऑस्ट्रेलिया, देखिए क्या कि इटली पर क्या था? ऑस्ट्रेलिया फ्रांस के जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था, मतलब कब्जा था। पहला कारण ये था कि इटली के एकीकरण में बाधा था। दूसरा कारण ये था कि इटली का जो राजधानी रोम था उस पर क्या हो गया ना कि पोप का कब्जा था। पोप एक वहां का साम्राज्य था, उस पोप का क्या था? कब्जा था। ठीक है, किस पर? तो रोम पर कब्जा था। तो दूसरा कारण ये होगा कि, ठीक है ना, पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, ना कि शासकों के नेतृत्व में। पोप क्या चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, नहीं कैसे हो? धार्मिक आधार पर हो, ना कि शासकों के आधार पर। इटली का एकीकरण कैसे हो? धार्मिक आधार पर हो, ना कि शासकों के आधार पर। ठीक है ना। धार्मिक आधार पर एकीकरण क्या होता है? बहुत खतरनाक होता है। वो धर्म के आधार पर बांध देता है लोगों को। अब धार्मिक आधार पर एकीकरण होगा तो क्या होगा? धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़ा अधिक होगा। ठीक है ना। इसके अलावे अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी मौजूद थी, जो क्या करता था? इटली के एकीकरण में बाधा पहुंचाता था। मतलब इसके अलावा अनेक जो है धार्मिक और इसके अलावा अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां थी, मतलब खराबियां था। ठीक है, जो क्या कहता था? इटली के एकीकरण में बाधा पहुंचाता था। जो क्या कहता था? इटली के एकीकरण में बाधा पहुंचाता था। परंतु इसके बावजूद 19वीं सदी के प्रारंभ में इटली में राष्ट्रीयता का विकास होने लगा। परंतु क्या रहा, इसके बावजूद 19वीं सदी के प्रारंभ में, 19वीं सदी के आरंभ में, मतलब 1800 ईस्वी, जब 1800 जब प्रारंभ हुआ था, 1800 से 1900 के बीच में, ठीक है, मतलब 1800 के शुरुआत में, 19वीं सदी मतलब एक साल पे एक पहले जाना है। देखिए 19वीं सदी का मतलब होता है 1800, 20वीं सदी का मतलब होता है 1900, ठीक है ना। तो 19वीं सदी का मतलब होता है 1800 से प्रारंभ है, 1800 से 1801, 1802, 1803 जब प्रारंभ हुआ ना, तो उसे कहेंगे 19वीं सदी के प्रारंभ में। तो ये है। परंतु इसके बावजूद 19वीं सदी के आरंभ में ही इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो गया। राष्ट्रीयता का विकास हो गया मतलब राष्ट्रीयता का भावना जगा। राष्ट्रीयता का भावना जगने का मतलब क्या होता है? लोगों को अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम जगा। ठीक है, कि हम क्या करने मतलब क्या है कि हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। हम जो है इस देश के नागरिक है, हमें इस देश को इसकी गुलामी से आजाद करानी चाहिए। ऐसी राष्ट्रीयता की भावना जगा। और फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। अब फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। कौन सी घटना है? तो फ्रांस में जो था ये वहाँ क्रांति की घटना हो रहा था। फ्रांस से क्रांति हो रहा था, ठीक है ना, राजा का विरोध हो रहा था, ठीक है ना, राजा के खिलाफ जनता क्या करते, क्रांति कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। उस घटनाओं का प्रभाव भी कहाँ पड़ रहा था? इटली में पड़ते जा रहा था। ठीक है, नेपोलियन ने सैन्य अभियानों ने इटली के नौ जागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। कह रहा है क्या कि आपका नेपोलियन के सैन्य अभियान, नेपोलियन सेना का जो अभियान था, उसने भी इटली के नवजात एवं एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया? भाग लिया। भाई अप्रत्यक्ष सीधे तौर पर भाग न लिया, ठीक है ना, पीछे से भाग लिया, अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। लेकिन नेपोलियन के जो क्या था सैन्य अभियान, या फिर कह सकते हैं कि नेपोलियन क्या था यहाँ पर, नेपोलियन के सैन्य अभियान या फिर इटली के नवजात एवं एकीकरण में उसके अप्रत्यक्ष रूप से भाग दिया था। इन नेपोलियन का जो सैन्य अभियान था, नेपोलियन क्या कहता था, इन राष्ट्रों को जीतते हुए जा रहा था,
ठीक है ना। तो इससे भी बचने के लिए लोग क्या किए कि अपने यहाँ पर क्या किए ना, आप बताइए आपके क्षेत्र में अगर कोई राजा किसी क्षेत्र को जीतते हुए आएगा, आपकी ओर बढ़ेगा, तो क्या करेंगे, आप भी तैयारी करेंगे उससे कैसे बचा जाए, ठीक है ना। तो नेपोलियन के से बचने के लिए भी लोगों ने क्या किया, नेपोलियन के सैन्य अभियान से बचने के लिए भी इटली के नवजागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका नहीं। कैसे हुआ, ठीक है, नेपोलियन से लड़ना है तो नेपोलियन एक बहुत बड़ा राजा है, ठीक है ना, इससे लड़ने के लिए उनको एकजुट होना होगा, तब ना वो लड़ सकते हैं, अपने क्षेत्र को बचा सकते हैं। तो यहाँ के इटली के प्रांतीय राजा, इटली के विभिन्न प्रांत के राजा जो अलग अलग थे, ठीक है ना, वो नेपोलियन के प्रभाव से बचने के लिए, नेपोलियन का कब्जा न हो जाए, नेपोलियन यहाँ पर आके इटली में कब्जा न करे, इससे बचने के लिए सभी राजाओं ने, इटली के जो अलग अलग राज्य के राजा थे, सभी राजाओं ने मिलकर क्या किया, नेपोलियन का सामना किया। तो पहला तो ये हुआ कि नेपोलियन का सामना किया, नेपोलियन से उनको राहत मिला। अब दूसरा क्या हो गया कि जब एकीकृत हुए तो जो जर्मन के वो इटली के एकीकरण, अब वही ना चाहता था, इटली को एकजुट में बांधना चाहता था। तो जो नेपोलियन के जो सैन्य अभियान था उसने क्या किया, इटली में लोगों को एकजुटता लान दिया, इटली में लोगों को क्या किया, लोगों में एकजुटता लान दिया, सभी राजा क्या हो गए, एक हो गए, एक होकर क्या किया, नेपोलियन का सामना किया। तो वही एकजुटता के लिए कह रहा है कि इटली में एकजुटता क्या था या फिर एकीकरण क्या था। तो नेपोलियन के सैन्य अभियान ने भी क्या किया, वहां पर एकजुटता ला दिया था राजाओं में, ठीक है ना, ताकि नेपोलियन से बच सकते। कहते हैं कि एकता में शक्ति होता है। नेपोलियन, इटली में लोग एक हो गए, सभी राजा एक इसलिए हो गए क्योंकि एक होकर जब नेपोलियन पर हमला करेंगे, सभी लोग एक होकर जब नेपोलियन पर हमला करेंगे तो बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा, नेपोलियन यहाँ से चला जाएगा, ठीक है ना। इसलिए सभी राजा इटली के क्या हो गए, एक साथ मिल गए, ठीक है ना। और इटली का एकीकरण में क्या हो गया, क्या होता है, मतलब कि एक सहायता हो गया। परंतु क्या है, महत्वपूर्ण योगदान दिया। और क्या था, जो आपका नेपोलियन था, महत्वपूर्ण योगदान था इटली के एकीकरण, ठीक है ना। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में गठित कर दिया। लेकिन क्या कर रहा है कि यहाँ पर इटली के सभी राजा क्या हो गए कि नेपोलियन का सामना करने के लिए एकीकृत तो हो गए, लेकिन एकीकृत होने के बावजूद भी वो सभी राजा मिलकर नेपोलियन का सामना किए, लेकिन उसके बावजूद भी नेपोलियन का क्या हो गया, इटली पे कब्जा हो गया। नेपोलियन ने क्या किया, इटली को 3 राज्यों में बांट दिया। नेपोलियन इटली को क्या किया, 3 गणराज्यों में बांट दिया। उसका नाम क्या था, सिस्पाइन गणराज्य, ठीक है ना, लिगुनियन गणराज्य और क्या था, ट्रांसपेडेन, ठीक है ना। सिस्पाइन, लिगुनियन और ट्रांसपेडेन गणराज्य में क्या किया, उसको बांट दिया गया। उसने यातायात व्यवस्था को भी क्या किया, चुस्त दुरुस्त किया, ठीक है ना। और क्या किया, नेपोलियन क्या किया, यहाँ पर पता था कि यहाँ पर पूरे इटली को 3 गणराज्यों में बांटा, सिस्पाइन गणराज्य और लिगुनियन गणराज्य और ट्रांसपेडेन गणराज्य। और क्या किया वहां पर कि यातायात व्यवस्था, मतलब कि आने जाने की जो व्यवस्था था उसको चुस्त दुरुस्त कर दिया, मतलब अच्छा कर दिया। और संपूर्ण क्षेत्र को एक शासक के अधीन लाया, और संपूर्ण क्षेत्र को क्या किया, एक शासक, मतलब पूरा क्षेत्र, पूरा इटली का एक शासक हो गया, ऐसी व्यवस्था कर दिया। और पूरा शासक कौन होगा, वही नेपोलियन होगा, ठीक है ना। तो संपूर्ण क्षेत्र को एक शासक के अधीन ला दिया, ठीक है ना। और इन सभी कारणों से वहां पर जागृति आई, और इन सभी कारणों से क्या हुआ, वहां पर जागृति आई, लोगों में क्या आया, अलग अलग के लोगों में क्या हो गया, सोच विकसित हुई, ठीक है ना, उनके विचार बढ़े, ठीक है। विचार में अलग अलग कह सकते हैं कि अपनी आजादी के लिए, अपनी मतलब करने का, अपनी एकता की भावना जगा लोगों में, ठीक है ना। उनका सोच का क्या हुआ, विस्तार हुआ। और क्या, जागृति का मतलब होता है सोच का विस्तार होना, ठीक है ना। और क्या है कि एकता की भावना आना, ये सब, ठीक है ना। नेपोलियन के पतन 1814 के पश्चात वियना कांग्रेस 1815 द्वारा इटली का पुराने रूप से लाने के उद्देश्य से इटली के 2 राज्यों पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। कह रहा है कि नेपोलियन के पतन जब 1814 में हो गया तो उसके पश्चात वियना कांग्रेस 1815 द्वारा इटली का पुराने रूप से लाने, इटली को क्या पुराने रूप से लाने, जैसे पुराने इटली में क्या था, अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, क्या था, पुराने इटली में अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, उस पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली को 2 राज्यों पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। उसके 2 राज्यों पिडमाउंट और सार्डिनिया में क्या किया गया, एकीकरण, मतलब एकजुट कर दिया गया, एक कर दिया गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय हो गई। इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा क्या हो गई, तय हो गई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब सबसे पहले क्या किया गया, यहाँ पर इटली के एकीकरण करने के लिए यहाँ पिडमाउंट और सार्डिनिया का किया गया, एक किया गया, और इटली का जो एकीकरण की जो दिशा हो गया, क्या हो गया, आपका तय हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप में है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये क्या है कि यहाँ पर ये जो जगह है आपका अलग है, क्षेत्र है, यहाँ अलग है, मतलब ये सब जो अलग अलग प्रांत है जो आपको दिख रहा होगा,
ठीक है ना। ये अलग अलग प्रांत है जो आपको दिख रहा होगा। लेकिन देखिए जब इसका क्या एकीकरण से पूर्व, मतलब जब यहाँ पर एकीकरण नहीं हुआ था तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र था, इसका राजा अलग अलग था, ठीक है ना। लेकिन जब इसका एकीकरण हो गया तो देखिए यहाँ पर अलग अलग रंग है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र होगा, यहाँ का अलग अलग राजा होगा, ठीक है ना। अलग अलग रंग का अर्थ होता है। और यहाँ पर देखिए जो पूरा इलाका था, यहाँ से लेके जो पूरा इलाका है, जो पूरा इलाका है सबका क्या है, रंग एक ही कर दिया गया। रंग एक करने में पूरा एकीकृत हो गया है। अब पूरा इटली क्या हो गया, अब एक हो गया है। और सबका राजा कौन है, एक बन गया। सबका राजा कौन बन गया, एक बन गया। तो यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है कि इटली के एकीकरण से पूर्व और इटली के एकीकरण के बाद। एकीकरण से पूर्व ऐसा था, अलग अलग राज्यों में बांटा हुआ था, एकीकरण के बाद ऐसे था, एकजुट हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो कह रहा है कि इटली में 1820 में, कह रहा है इटली में 1820 से ही कुछ राज्यों में क्या था, संवैधानिक सुधार के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे थे। कह रहा है कि इटली में 19वीं सदी प्रारंभ, मतलब 1820 से ही संवैधानिक सुधार, मतलब संविधान, मतलब कानून में सुधार करने के लिए आंदोलन चल पड़े थे, ठीक है ना। एक गुप्त दल कार्बोनारी का गठन राष्ट्रवादी द्वारा किया गया था। राष्ट्रवादियों द्वारा, मतलब राष्ट्र के हित चाहने वाले लोगों द्वारा क्या है कि एक गुप्त दल का गठन किया गया था, जिसका नाम क्या था, कार्बोनारी था। कार्बोनारी का ही था, राष्ट्रवादी में जो राष्ट्र के हित चाहते थे उनके द्वारा एक गुप्त दल गठन किया गया था, जिसका नाम क्या था, कार्बोनारी था। जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणतंत्र स्थापित करना था। कार्बोनारी दल का क्या काम था कि राजतंत्र को नष्ट करके गणतंत्र स्थापित करना था। राजतंत्र को नष्ट करके क्या करना था, गणतंत्र स्थापित करना। राजतंत्र मतलब राजा के शासन को खत्म कर देना है और जनता के शासन को स्थापित करना ही कार्बोनारी गुट का कार्य था, महत्वपूर्ण काम था, या फिर उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। कार्बोनारी कौन थे, तो राष्ट्रवादियों का एक गुट था, ठीक है ना। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता कौन थे, मेजनी का संबंध भी इस दल से था। मेजनी भी, जो आगे आप पढ़ेंगे, मेजनी का थे कार्बोनारी गुट का ही एक सदस्य थे, ठीक है। जो 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली की छूटा नहीं रह सका। कह रहा है कि 1830 की फ्रांसीसी क्रांति, 1830 में जो फ्रांस में क्रांति आया था, उस क्रांति से भी इटली जो छूटा नहीं रहा, बचा नहीं, ठीक है ना। यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। जो क्रांति आपको इटली में, फ्रांस में शुरू हुआ था, फ्रांस को देख करके इटली के नागरिक ने भी क्या किया, अपने देश में राजा के खिलाफ जो क्रांति शुरू कर दिया, ठीक है। और मेजनी ने इस क्रांतिकारी आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी एवं मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। अब मेजनी ने क्या किया कि नागरिकों के आंदोलन को उपयोग करते हुए, नागरिकों का किया, नागरिक का जो आंदोलन था उनका साथ दिया, उनका उपयोग किया, और उत्तरी और मध्य इटली को एकीकरण करने का क्या किया, प्रयास किया। कौन, मेजनी किया। इसलिए मेजनी का जो नाम आता है इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण आता है। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण नाम किनका आता है, मेजनी का आता है, क्योंकि इन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई था। इन्होंने आंदोलनकारियों को साथ दिया था इटली के एकीकरण करने में ना। इटली के एकीकरण में आंदोलनकारियों का साथ लेकर, आंदोलनकारी जो आंदोलन कर रहे थे, ठीक है ना, वो जो क्या थे कि सिर्फ राजा से आजादी चाहते थे, ठीक है, उनको साथ दिया। कहा कि हम क्या पूरी इटली को जोड़कर उसका एक नया राजा बनाएंगे, ठीक है ना। इटली को एकीकरण करने की कोशिश किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इस राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन का दबा दिया गया। क्या हो गया कि जिस राष्ट्रवादी आंदोलन, मतलब कि कार्बोनारी ग्रुप के लोग, मतलब राष्ट्रवादी लोग जो आंदोलन कर रहे थे, जिसका समर्थन को मेजनी कर दिए थे, ठीक है ना, उस आंदोलन को क्या किया गया, मेटरनिख के द्वारा क्या किया गया, दबा दिया गया। मेटरनिख के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया का जो चांसलर मेटरनिख था उसके द्वारा दबा दिया गया और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। अब मेजनी को जो इटली छोड़कर जाना पड़ा, पलायन करना मतलब क्या होता है, जाना पड़ा। अब मेजनी क्या हो गया, इटली छोड़कर चला गया, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो गया कि आपको इटली का एकीकरण किया गया। इस तरह से क्या हो गया। अब आगे पढ़ेंगे कि मेजनी के बारे में पढ़ेंगे, मेजनी कैसे इटली का एकीकरण करते हैं। फिर अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा कि अलग अलग लोग कैसे कैसे इटली को क्या है, एकीकृत करते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या जाने इटली के एकीकरण में कि इटली में क्या क्या बाधाएं थी। इटली के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी, तो इटली के एकीकरण में क्या बाधाएं था। पहला तो बाधा यह था कि इटली जो बहुत सारे राज्यों में बांटा हुआ था, ठीक है ना, उस राज्य को एक करना बहुत मुश्किल था, ठीक है। दूसरा क्या था कि वहां पर जो था ना, ब्रिटेन फ्रांस ये सब का कब्जा होता था, ठीक है। तो ब्रिटेन फ्रांस का पहले से कब्जा था, तो वो क्या कब्जा छोड़ना नहीं चाहेगा, ठीक है ना, वो ऐसा नहीं चाहेगा, क्योंकि पहले से कब्जा है तो वो चल जाएगा थोड़ा ना, और जाएगा थोड़ा ना कि नहीं हम जा रहे हैं तो अपना एकीकरण करो। तो ब्रिटेन फ्रांस में नहीं जाना चाहता था। और क्या था कि ऑस्ट्रेलिया ना, एक और था, एक क्या कहा जाता है, यहाँ पे इसको कह सकते हैं, एक मिनट,
हाँ, पोप क्या था कि यहाँ पर जो था इसकी राजधानी पर किसका, पोप का कब्जा था। कहने इटली के अलग अलग राज्यों पर अलग अलग देशों का कब्जा था। पोप का राजधानी पर कब्जा था, वो भी क्या था, एक बाधा था। वो भी नहीं चाहता था ना कि यहाँ पर जो है कि हमारा इटली का एकीकरण हो। तो इटली के एकीकरण बहुत सारा बाधा था। पहला था कि जो इटली था बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ था, ठीक है। दूसरा था कि यहाँ पर पोप ने इसके राजधानी पर कब्जा कर लिया था और जो नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, ठीक है ना। इटली के एकीकरण में का विरोध कौन करता था, और ऑस्ट्रेलिया फ्रांस करता था, ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फ्रांस के इन क्षेत्रों का कब्जा था, ठीक है, हस्तक्षेप था और नहीं चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो, क्योंकि इटली का एकीकरण हो जाता था ऑस्ट्रेलिया फ्रांस को छोड़कर जाना पड़ रहा है ये क्षेत्र को, ठीक है ना। और क्या था, तो मूल रूप से आपका यही था का, ठीक है ना, इटली का एकीकरण का ना, इटली के एकीकरण की मुख्य बाधाएं क्या थी, आपका यही थी, ठीक है ना। और क्या था आपका, एक और बतला देते हैं कि एक इटली के एकीकरण के मुख्य बाधाएं कौन था। तो पहला, इटली बहुत सारे गणराज्यों में बटा हुआ था, ठीक है ना। दूसरा क्या था कि यहाँ पर क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का कब्जा था, जो नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। तीसरा क्या था, इसके राजधानी पर पोप का कब्जा था, जो नहीं चाहता था इटली का एकीकरण, ठीक है। और इटली के एकीकरण में क्या, नेपोलियन ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, क्योंकि नेपोलियन उसी समय क्या किया था, इटली के क्षेत्र में हमला किया था और नेपोलियन से बचने के लिए क्या किए थे, इटली के जितने भी राज थे सबको वो क्या किए थे, एकजुट हो गए थे, एकजुट होकर नेपोलियन का सामना किए थे, ठीक है ना। इसलिए कह सकते हैं कि नेपोलियन ने के आक्रमणों ने क्या किया था कि इटली के लोगों को एकजुट बना दिया। नेपोलियन के आक्रमण ने इटली के लोगों को एकजुट बना दिया, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो ये पूछ सकता है आपको कि नेपोलियन के आक्रमणों ने इटली के लोगों को एकजुट कैसे बनाया। तो उन लोगों की, तो नेपोलियन के जब आक्रमण किया था, ठीक है ना, तो इटली के लोग नेपोलियन से बचने के लिए क्या हो गए थे कि एकजुट होकर लड़ना चालू किए। और जब एकजुट हो गए तो वही कह सकते हैं कि नेपोलियन के आक्रमण ने क्या किया कि इटली के लोगों को एकजुट होने पर मजबूर कर दिया, ठीक है ना। अब क्या है, थोड़ा और पढ़ लेते हैं मेजनी क्या है, मेजनी के बारे में पढ़ लेते हैं, जो आप हम पीछे पढ़े हैं, ठीक है ना, कि मेजनी क्या है, एक महत्वपूर्ण, एक इटली के एकीकरण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका था। किनका, मेजनी का, जो इटली के एकीकरण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका था। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। मेजनी क्या है, साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, ठीक है ना, आयम योग सेनापति थे। मेजनी क्या थे, एक साहित्यकार थे, मतलब अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, साहित्यकार थे। गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, मतलब वो जनता के हित के लिए गणतंत्र शासन का समर्थन करते थे, ठीक है ना। योग सेनापति थे, मतलब ये अच्छा सेना नायक थे, वो एक अच्छा सेना का नेतृत्व करते थे, ठीक है। लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखते थे। लेकिन वहां की जो तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां था उसकी उनके पास बेहतर समझ नहीं था, मतलब राजनीति का उनका अच्छा समझ नहीं था, ठीक है। अतः जो है उसमें क्या है, आदर्शवादी गुण अधिक थे और व्यवहारिक गुण कम थे। उनके पास आदर्श अधिक था, आदर्श मतलब नियम कानून के तहत अधिक रहते थे, ठीक है ना। और उनका व्यवहारिक गुण कम था, मतलब व्यवहार, समाज में कैसे रहना है, सामाजिक राजनीति में कैसे भाग लेना है, उनको वैसा मतलब नॉलेज नहीं था, ठीक है। वो सिर्फ आदर्श का पालन करते थे, मतलब वो अपने कानून का, अपना नियम का, अपना मर्यादा में रहते थे, ठीक है, मर्यादा में रह के काम करना चाहते थे, ठीक है। तो उन पर आदर्शवादी गुण अधिक था और व्यवहारिक गुण अधिक था। व्यवहारिक गुण कहते मतलब अपने समाज में जीने का, अपने समाज में रहने का, अपने समाज में कोई काम करने का जो गुण होता है, ठीक है, अपने समाज में कैसे रहा जाए, ठीक है, उसे व्यवहारिक गुण कहते हैं। तो व्यवहारिक गुण क्या था, कम था। अपनी पराजय के बाद भी मेजनी ने हार नहीं माना। कहा कि अपनी पराजय, जब क्या हुआ था उनको जो है, जब मेटरनिख ने कहा किया था कि इटली पे कब्जा कर, इटली में आंदोलन दबा दिया था और मेजनी को जो है इटली छोड़कर जाना पड़ा था, तो उनका हार हो गया था। तो उसके बाद भी, उनकी पराजय के बाद भी वो हार नहीं माने। और 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया, और 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया, तो मेटरनिख को भी अंततः ऑस्ट्रेलिया छोड़ना पड़ा। और उस समय क्या किया, मेटरनिख को भी अंततः ऑस्ट्रेलिया छोड़ना पड़ा। और इसके बाद इटली की राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन हो गया। और जब ऑस्ट्रेलिया में मेजनी, जो आपका मेजनी, जो मेटरनिख को ऑस्ट्रेलिया छोड़ना पड़ा, मतलब ऑस्ट्रेलिया से जो मेटरनिख छोड़ के चला गया, ठीक है, मतलब वहां का शासक नहीं रहा, फिर उसका प्रभाव कम हो गया, तो फिर से जो है मेजनी क्या है, वापस लौट कर आए और इटली के एकीकरण प्रारंभ किए, ठीक है ना, मतलब इटली के राजनीति में पुनः भाग लिए। और मेजनी संपूर्ण बाद में इटली का एकीकरण कर इसे गणराज बनाना चाहता था। कहा कि मेजनी क्या कहते थे, मेजनी क्या चाहते थे, संपूर्ण इटली को बाद में गणराज बनाना चाहते थे, उसका एकीकरण करना चाहते थे, किसको, इटली को। जबकि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक
चांसलर एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। मेजनी क्या चाहते थे, पूरी इटली का एकीकरण हो, जबकि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक जो है चार्ल्स एल्बर्ट क्या चाहता था कि पूरा इटली जो है हमारे कब्जा में आ जाए। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक एल्बर्ट क्या चाहते थे, पूरा इटली हमारे कब्जा में आ जाए। अब मेजनी क्या चाहते थे, पूरा इटली का हम एकीकरण कर दें। ठीक है, उधर पोप भी इटली को धर्म राज्य बनाना चाह के पक्ष में था। उधर पोप क्या कहता था कि हम भी इटली को है धार्मिक राज्य बनाना चाहते हैं, वो धर्म के आधार पर राज्य के गठन करना चाहता था। ठीक है, इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। ठीक है ना, इस तरह से अलग अलग टकराव, एक तरफ पोप था, एक तरफ क्या था आपका सार्डिनिया पिडमाउंट था। ठीक है ना, एक तरफ अपना मेजनी थे। ठीक है, इस तरह से क्या है कि टकराव होने लगा विचारों में, इटली का एकीकरण क्या हुआ, रुक गया। और कालांतर में ऑस्ट्रेलिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए गए। और कालांतर में मतलब आगे चल के ऑस्ट्रेलिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर कब्जा में आक्रमण किए जाने लगे, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई। जिसमें क्या हो गया कि जब ऑस्ट्रेलिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किया गया, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट का क्या हो गया, पराजय हो गया। और ऑस्ट्रेलिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन कुचल दिया गया। कहने का मतलब ऑस्ट्रेलिया के हस्तक्षेप में ऑस्ट्रेलिया फिर से आ गया और आकर क्या किया, वहां पर इटली में आकर वहां पर जनवादी आंदोलन जो था, जनता का जो आंदोलन था उसको कुचल दिया गया। इस प्रकार मेजनी पुनः हार हुई और वह पलायन कर गया। इस प्रकार मेजनी का जो दोबारा आया था इटली का एकीकरण, दोबारा उनकी हार हो गया। फिर क्या हो गया, वो इटली को छोड़कर चले गए। ठीक है ना, अब हम इसके बाद क्या है अगले क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है ना, हम अपने क्लास में यहाँ रुकते हैं कि इटली में आगे कैसे एकीकरण किया जाता है। इटली का एकीकरण होगा लेकिन आगे कैसे एकीकरण किया जाता है, ठीक है ना, वो आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना, आगे और भी बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता आते हैं इटली में जो क्या कहते हैं कि इटली का एकीकरण करेंगे। ठीक है ना, जो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।